नमस्कार आदाब, मैं हूं मौज़म खान और आप देख रहे हैं यूथ कनेक्शन। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार नरेंद्र कश्यप जी। बहुत बहुत स्वागत है कश्यप जी आपका हमारे स्टूडियो में। नरेंद्र जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आप राजनीति में किस तरह से आए? राजनीति भारत की जनता की सेवा का एक सबसे बड़ा माध्यम है। मैं 1984 में LLB का स्टूडेंट था, तो उस समय की राजनीति के साथ थोड़ा सा मैंने अपने आप को जोड़ने की कोशिश की और मुझे लगा कि व्यक्तिगत जीवन के साथ साथ अगर राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, परहित के लिए, जनहित के लिए भी जीवन को जिया जाए तो ये बहुत बड़ा माध्यम हो सकता है देश को बढ़ाने का, अपनी पहचान बढ़ाने का। तो राष्ट्रभाव की सेवा लेकर, राष्ट्रभाव का विचार लेकर मैं 1984 में राजनीतिक पार्टी के साथ जुड़ा था और 1998 में मुझे, जब मेरी उम्र 36 साल की थी, तो मुझे उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में निर्वाचित होने का मौका मिला। 2004 में दोबारा से फिर उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में निर्वाचित होने का मौका मिला। 2010 में मुझे देश की सबसे बड़ी पंचायत राज्यसभा में निर्वाचित होने का मौका मिला और भारतीय जनता पार्टी का आभार जताते हुए मुझे सूचना देते हुए प्रसन्नता है कि जब 25 मार्च 2023 को उत्तर प्रदेश में दूसरी बार प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, तो उनके साथ मुझे शपथ लेने का, मंत्री के रूप में शपथ लेने का मौका मिला। और ये परिस्थितियां ऐसी थी मेरे लिए कि ना मैं उस समय विधानसभा का सदस्य था, न विधान परिषद का सदस्य था, भारतीय जनता पार्टी OBC मोर्चे का प्रदेश अध्यक्ष था, लेकिन उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने मुझे उत्तर प्रदेश में बिना किसी सदन के सदस्य के उत्तर प्रदेश में स्वतंत्र प्रभार का मंत्री बनाकर मेरे जीवन को, मेरे समाज को, मेरे वर्ग को, लोगों को जो खुशी और सम्मान देने का काम किया, उसके लिए मैं दिन रात। देश की जनता ये भी जानना चाहती है कि नरेंद्र कश्यप किस परिवार से आते हैं, क्या राजनीति से कोई पारिवारिक या पूर्वजों का भी कोई रिश्ता रहा है? राजनीति का मेरा और मेरे परिवार से संबंध नहीं रहा है। मैं एक बहुत ही सामान्य और गरीब परिवार से संबंध रखने वाला व्यक्ति हूँ। मैं उस परिवार से मेरा संबंध है जिस परिवार के मुखियाओं ने, मेरे अभिभावकों ने, मेरे बड़ों ने मेहनत करके, मजदूरी करके, सब्जी बेच के मुझ जैसे परिवार के सदस्यों को पढ़ाकर समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया। तो मूलतः मैं एक बहुत ही गरीब और पिछड़े वर्गों के एक कमज़ोर तबके से आता हूं, जो शिक्षा के माध्यम से समाज में, राजनीति में आगे बढ़ने का प्रयास किया। चूँकि मैंने 1987 में विधि की परीक्षा पास की और मेरे परिवारजनों का एक सपना था कि मैं एक वकील बनकर गरीबों की हिमायत करूं, लोगों को न्याय दिलाने का काम करूं। तो न्याय की परिभाषा को पूर्ण करने के लिए मैंने शिक्षा प्राप्ति के बाद अपना प्रोफेशन शुरू किया था। मुझे नहीं मालूम था कि समाज को न्याय दिलाने के साथ साथ मुझे कभी ऐसे सम्मान से सम्मानित होने का मौका मिलेगा जो सम्मान देश का प्रत्येक पॉलिटिकल कार्यकर्ता चाहता है। सांसद होना बहुत बड़ी बात है, प्रदेश में 3 बार MLC होना बहुत बड़ी बात है, उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की बड़ी सरकार में मंत्री होना बड़ी बात है। तो मैं कहता हूँ कि मेरे परिवारजनों ने, मेरे पुरखों ने, मेरे पूर्वजों ने मुझे आशीर्वाद दिया। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने मुझे संवैधानिक शक्ति दी, जो मैं एक सामान्य और गरीब परिवार से निकलकर आज उत्तर प्रदेश में मंत्री के रूप में सेवा देकर अपने दायित्व का निर्वहन कर रहा हूँ। अभी कुछ समय पहले एक इंडिया अलायंस हुआ है जो कह रहा है कि हम भाजपा को मुंह तोड़ जवाब देंगे। क्या लगता है कितना सफल होगा उत्तर प्रदेश में? इंडिया नामक महागठबंधन मौका प्रस्तियों का एक झुंड है। इसमें ऐसे दलों का समावेश है जो एक दूसरे के विचारों के विपरीत है, एक दूसरे के एजेंडे के विपरीत है, जिनका लक्ष्य राष्ट्र के निर्माण का नहीं, राष्ट्र के विकास का नहीं,
राष्ट्र के कल्याण का नहीं, जिनका लक्ष्य महज देश की राजनीति से मोदी जी को हटाने का है, मोदी जी को हराने का है। देश बहुत समृद्ध हो गया है। भारत की 140 करोड़ जनता इस समय अच्छी तरह से समझती है कि भारत के यश के लिए, भारत की कीर्ति के लिए, भारत माता के गौरव के लिए, भारत की अर्थव्यवस्था के लिए, भारत के सम्मान के लिए जिस गति के साथ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 9 वर्षों में अपनी सामर्थ्य दिखाई है, उस सामर्थ्य से भारत की जनता का प्रत्येक व्यक्ति प्रभावित है, लाभान्वित है। इसलिए इंडिया नामक गठबंधन बने या यूपीए, इनका कोई षड्यंत्र, इनकी कोई नीति भारतीय जनता पार्टी एनडीए को हरा नहीं सकती। तीसरी बार भी मैं बहुत निश्चित मत, मन और जनभाव के आधार पर कह सकता हूं कि 2024 में भी देश में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2019 से भी अधिक समर्थन के साथ तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे ही। बात अगर उत्तर प्रदेश की जाए, अभी महिला बिल पास हुआ है, मायावती लगातार आपकी सरकार के ऊपर टिप्पणियां कर रही हैं, क्या मानते हैं किस तरह का बिल है और उनकी टिप्पणियां कैसी हैं? भारत के लोकतंत्र में 36 साल का मेरा राजनीतिक जीवन है, 24 साल का संवैधानिक संस्थाओं के साथ जुड़ने का अनुभव है। जो कुछ 9 सालों में देखा, भारत के लोग कभी इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। भारतीय संसद ने धारा 370 35A को हटाकर जम्मू कश्मीर के स्थायित्व को मजबूत करते हुए भारत की एकता, अखंडता को मजबूत करने का काम किया। भारत की संसद ने भारत के गरीब सामान्य वर्ग के लोगों को 10% रिजर्वेशन देकर समाज में समानता का एक अधिकार देने का काम किया। भारत की संसद ने मुस्लिम महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा देते हुए 3 तलाक पर विराम लगाने के लिए कानून बनाकर भारत की संसद ने अल्पसंख्यक महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी दी। भारत की संसद ने कल ही भारत की आधे से अधिक आबादी महिलाओं की उनको 33% रिजर्वेशन पार्लियामेंट और असेंबली में देकर फिर एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश की जनता भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के फैसलों से लाभान्वित हो रही है। और जिस प्रकार से मोदी योगी की जोड़ी ने उत्तर प्रदेश को विकास की दिशा में, समृद्धि की दिशा में, खुशहाली की दिशा में आगे बढ़ाने का काम किया है, निश्चित उत्तर प्रदेश में जनता का परसेप्शन बदला है, जनता का मिजाज बदला है। जिस प्रदेश को 2017 तक बीमारू प्रदेश के रूप में पहचान मिलती थी, आपराधिक गतिविधियों की पहचान मिलती थी, दंगा प्रदेश की संज्ञा मिलती थी, आज योगी जी के नेतृत्व में वो प्रदेश विकास की गति में नए नए आयाम लिख रहा है। 35 लाख करोड़ का MOU ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के माध्यम से होना, उत्तर प्रदेश में उद्योगों की बयार आना, उत्तर प्रदेश में किसानों की खुशहाली होना, बेरोजगारी दर 17% से घट के 3%, 3.25% रह जाना, सड़कों का जाल, एक्सप्रेस वे, एयरपोर्ट का निर्माण, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, हर जिले में हॉस्पिटल, इतनी सारी योजनाएं मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश में लागू कर दी हैं। उत्तर प्रदेश का प्रत्येक व्यक्ति आज इस बात को खुशी के साथ उद्घोष करता है कि ना गोली ना दंगा, हर तरफ चंगा ही चंगा। अखिलेश यादव, आपने बात की किसानों की खुशहाली की। अखिलेश यादव का आरोप लगता है, लगातार आरोप रहता है कि जो सरकार है वो किसान विरोधी है। श्री अखिलेश यादव जी की पीड़ा, उनके मन के दुख को सब लोग समझ सकते हैं। जिस समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार चलाने का मौका मिला, जिस बहुजन समाज पार्टी को उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार चलाने का मौका मिला, कांग्रेस पार्टी को लंबे समय सरकार चलाने का मौका मिला, इन सभी पार्टियों ने अपने शासन काल में परिवारवाद, भ्रष्टाचार, व्यक्तिवाद, जातिवाद से अलग हटके कभी काम करने की कोशिश नहीं की।
भारतीय जनता पार्टी ने यदि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबके विश्वास के सिद्धांत पर राजनीति को धरातल पे उतारने की कोशिश की, वासुदेव कुटुंबकम के सिद्धांत के माध्यम से पूरे विश्व को एक परिवार मानने की कोशिश की, प्रदेश और देश की जनता का अपार आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिलते हुए लगातार सत्ता में वापसी की, तो अब अखिलेश जी को किसानों की याद आती है, पिछड़ों की याद आती है। कभी जाति जनगणना की बात करते हैं, कभी महिला रिजर्वेशन की बात करते हैं, कभी कुछ करते हैं। उन्हें पता है कि राजनीतिक जमीन उनके पैरों से खिसक गई है। अब घड़ियाली आंसू बढ़ाने से समाजवादी का कुछ भी नहीं होने वाला। उत्तर प्रदेश इस बात का साक्षी है कि 2014 का लोकसभा का चुनाव उत्तर प्रदेश में उस कालखंड में हुआ था जिस कालखंड में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी थे। उनके नेतृत्व में हुए पार्लियामेंट के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश की 80 में से 73 सीट जीतकर नया इतिहास लिखने का काम किया। अखिलेश जी के नेतृत्व में 2017 का असेंबली का चुनाव हुआ। अखिलेश जी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार चला रहे थे। उनके नेतृत्व वाली सरकार में हुए विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 325 सीट जीतकर भारत की जनता को स्थायी सरकार देने का काम किया। अखिलेश यादव जी को इस बात का मालूम है कि 2019 में तो 5 मेंबर पार्लियामेंट उनके बीएसपी अलायंस के साथ जीत गए थे। 2024 के लोकसभा के चुनाव में उनका खाता भी खुलने वाला नहीं है, इसलिए अनगढ़ बयान देकर गुमराह करने की कोशिश करेंगे। उत्तर प्रदेश की जनता बहुत सूझवान है, सबका एक ही विचार है, मोदी मोदी और मोदी। मायावती ने अभी 2 ही दिन पहले कहा है कि जो बिल पास हुआ है ये सिर्फ महिलाओं का वोट हथियाने का एक तरीका है। भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व करने वाले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो साफ कहते हैं व्यक्ति से बड़ा दल और दल से बड़ा देश, जो भारत की 140 करोड़ जनता को अपना परिवार समझते हैं, उन प्रधानमंत्री जी ने भारत की पार्लियामेंट में स्पष्ट किया कि महिलाओं के आरक्षण का बिल हम राजनीति के लिए नहीं, वोट के लिए नहीं, बल्कि महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कर रहे हैं। वोट के लिए तो बहुत सारे मौके हमारे सामने आएंगे, राजनीति करनी है करेंगे, लेकिन महिलाओं के सम्मान के साथ वोट का सौदा नहीं करेंगे। इसलिए बहन मायावती जी का ये बयान कि भारतीय जनता पार्टी वोट के लिए ये 33% रिजर्वेशन लेकर आई है, मेरे ख्याल से इस पर कोई भरोसा करने वाला नहीं है। उन्होंने साथ में ये भी कहा है कि आरक्षण जो महिलाओं का था, दलित और SC ST OBC का जो था आरक्षण था, उसे भी इन 33% में इंक्लूड करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने खुले दिल से स्पष्ट किया कि 33% रिजर्वेशन जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन अभी संसद ने पास किया है, उसमें किसी भी जाति की महिला को सम्मिलित होने पर कोई विराम नहीं है, कोई बंदिश नहीं है। दलित हैं, आदिवासी हैं, पिछड़े हैं, माइनॉरिटीज़ की महिलाएं हैं, अगड़े कोई भी हो, 33% रिजर्वेशन में समाज की, धर्म की किसी भी महिला को पूरा हक है कि उसमें पार्टिसिपेट करे। जब बंदिश नहीं है तो मेरे ख्याल से चिंता करने की आवश्यकता नहीं। अब देखा जा रहा है कि पत्रकारों के ऊपर भी काफ़ी आरोप लगने लगे। अभी कुछ दिन पहले इंडिया अलायंस ने एक सूची जारी की है जिसमें 14 पत्रकारों के नाम है। क्या मानते हैं, किस तरह से पत्रकारों के जो नाम शामिल इंडिया अलायंस का नेतृत्व कांग्रेस पार्टी, वो कांग्रेस पार्टी कर रही है जिसने भारत की डेमोक्रेसी को कैद करने का काम किया था। एमरजेंसी लगा के भारत की अस्मत को, भारत की किस्मत को, भारत की डेमोक्रेसी को डैमेज करने का काम किया। आज वही कांग्रेस पार्टी जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वासुदेव कुटुंबकम के सिद्धांत पर देश को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और पत्रकार बंधु उन कोशिशों को, उन सत्य को जनता के सामने लाने का काम करते हैं, तो यही कांग्रेस पार्टी के लोग अभी भी मन में संकल्प लेकर बैठे हैं कि ऐसे पत्रकारों के खिलाफ कार्रवाई करें, उनकी सूची जारी करें, उन पर हमले कराएं। लेकिन वक्त बदल गया है, सोच बदल गई है, देश बदल गया है। मोदी के राज में अब इमरजेंसी का भाव किसी सूरत भी किसी भी पत्रकार के खिलाफ लागू नहीं होने देंगे। आरोप तो आपकी पार्टी पर भी है कि कुछ पत्रकार जो भाजपा से सवाल पूछा करते थे उनको निकालने का काम किया गया है। रवीश एक उसका जीता जागता उदाहरण है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने कदापि किसी पत्रकार बंधु के सवाल पर प्रतिक्रिया नहीं दी है, उत्तर दिया है, सम्मान दिया है।
कोई पत्रकार यदि उसको हमारा विचार पसंद ना हो, हमारी सरकार पसंद ना हो, सरकार के काम पसंद ना हो, वो सवाल कर सकते हैं, उस पर चर्चा कर सकते हैं। लेकिन कोई प्रतिद्वंदी बनकर, कोई पार्टी बन के हमसे बात करेगा तो जवाब तो हम देंगे ना। आप शाहजहांपुर जनपद के प्रभारी मंत्री भी हैं, क्या कुछ शाहजहांपुर में सरकार की विकास योजनाएं चल रही हैं? शाहजहांपुर जनपद एक प्रदेश का बहुत ही सम्मानित और बहुत ही हिस्टोरिकल जनपद है, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह जैसे बड़े लोगों ने जन्म लेकर भारत की आज़ादी में अपना बलिदान दिया है। इस शाहजहांपुर के सर्वांगीण विकास की चिंता को लेकर हमारे प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने शाहजहांपुर को नगर निगम की परिधि में लाकर निगम के सर्वांगीण विकास की एक बड़ी पहल करने का काम किया। हमारी सरकार में शाहजहांपुर में उद्योगों की स्थापना हो, बहुत गति के साथ हम हर बैठक में इस बात को उभारते हैं, इस बात की चिंता करते हैं कि शाहजहांपुर में अधिक से अधिक इंडस्ट्री आए ताकि लोगों को रोजगार मिले, किसानों को लाभ मिले। तो इस दिशा में भी हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। अभी बाढ़ की समस्याओं से भी शाहजहांपुर के कुछ भाइयों को सामना करना पड़ा। हमने, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने तत्परता से फैसला लेते हुए जो बाढ़ पीड़ित लोग हैं उनको राहत देने का काम किया। किसानों की फसल का अनुमान लगाकर उनकी भरपाई करने का काम करेंगे। तो कुल मिलाकर शाहजहांपुर की सड़कें अच्छी हों, बिजली का प्रबंध अच्छा हो, रोजगार सृजन हो, उद्योग लगें, किसानों को बिजली खाद समय से मिले, इन सब बातों की चर्चा करते हुए हमारा प्रयास है कि शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में विकास की दृष्टि में सबसे ऊपर आए। इसलिए लगातार हर महीने समीक्षा करके सभी अधिकारियों को सचेतते हैं, निर्देशित करते हैं ताकि हमारा शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में सर्वोत्तम दिखाई दे। दिव्यांगजन सशक्तिकरण के भी आप मंत्री हैं, तो दिव्यांगों के लिए क्या कुछ योजनाएं चल रही हैं और किस तरह से दिव्यांगों? 2 विभाग मेरे पास हैं। नंबर 1 पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, जो उत्तर प्रदेश की लगभग 52% से भी अधिक जनसंख्या को रिप्रेजेंट करता है। मुझे खुशी है ये बताते हुए कि 2023-2024 के बजट में माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछड़े वर्गों के सर्वांगीण विकास के लिए लगभग 600 करोड़ रुपए की वृद्धि करके एक बहुत बड़ा संबल पिछड़े वर्गों के लोगों को दिया है। हम उत्तर प्रदेश के 35 लाख से ज़्यादा गरीब बच्चों को स्कॉलरशिप और शुल्क पूर्ति देकर उनको शिक्षण कार्य में दक्ष करने का काम कर रहे हैं। हम उत्तर प्रदेश के अंदर 150 करोड़ रुपए की धनराशि से पिछड़े वर्गों की गरीब बच्चों के शादी का अनुदान देने का काम कर रहे हैं। हम 33 करोड़ रुपए की लागत से उत्तर प्रदेश के पिछड़े वर्ग के नौजवानों को CCC ओ लेवल में प्रशिक्षण देकर उनको रोजगार से जोड़ने का काम कर रहे हैं। इस तरह की बहुत सारी योजनाएं पिछड़े वर्गों को उत्तर प्रदेश में चल रही है। मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में प्रत्येक पिछड़ा वर्ग का परिवार व्यक्ति समृद्ध होकर भारत के विकास में अपना सहयोग दे। दूसरा विभाग है दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है और प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार दिव्यांगजनों को सशक्त बनाने का काम शुरू हुआ है। 2017 तक जिन दिव्यांगजनों को श्री अखिलेश यादव जी की सरकार में मात्र भरण पोषण के लिए 300 रुपये प्रति माह अनुदान के रूप में मिलता था, योगी जी ने उस 300 रुपये की धनराशि को बढ़ाकर 1000 रुपये करने का काम किया, जिससे उत्तर प्रदेश के लगभग 11 लाख दिव्यांग आज उसका लाभ ले रहे हैं। आने वाले समय में जैसे धन की उपलब्धता होगी, हम भरण पोषण की राशि को 1500 करने पर विचार करेंगे। हमारे विभाग के माध्यम से 2 विश्वविद्यालय लखनऊ और चित्रकूट में संचालित हैं, जिसके माध्यम से हम दिव्यांग भाई बहनों को उच्च शिक्षा में निःशुल्क शिक्षा देने का काम कर रहे हैं। हमारे विभाग के माध्यम से दिव्यांग दंपत्ति को जो शादी करते हैं 35,000 रुपये की धनराशि उनको पुरस्कार के रूप में हमारे विभाग के माध्यम से दी जाती है। शल्य चिकित्सा के माध्यम से भी हम 6 लाख की धनराशि ऐसे बच्चों के लिए आमंत्रित करते हैं जिनके कानों में सुनने की दिक्कत है, ऑपरेशन की धनराशि देते हैं। ऐसी दर्जनों स्कीम्स हैं जिसके माध्यम से हम उत्तर प्रदेश के दिव्यांगजनों की समस्याओं का समाधान करके, चाहे मोटराइज ट्राईसाइकिल है, ट्राईसाइकिल्स है, आर्टिफिशियल पार्ट है,
यानी हर दिव्यांग की हर समस्या को समझकर उसका हल करने का प्रयास योगी की सरकार में हो रहा है। परिणाम यह है कि उत्तर प्रदेश का हर दिव्यांग आज सशक्त हुआ है। 2024 चुनाव का बिगुल बज चुका है। उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो ये एक ऐसा प्रदेश है जिससे जो हमारी केंद्र की सरकार है वो निर्भर करती है। बहुत कुछ फैसला उत्तर प्रदेश की वोटर से होता है। कितनी बड़ी जीत का दावा करते हैं? 2019 में अकेली भारतीय जनता पार्टी ने 303 सांसद जीतकर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाने में सफलता हासिल की थी। गठबंधन के भी बहुत सारे दलों ने लगभग 350 का आंकड़ा मेंबर पार्लियामेंट का 2019 में हुआ था। और 2019 के बाद इन 5 सालों में जो अभूतपूर्व बदलाव भारत की जनता ने देखा है, खासतौर से कोरोना के उस पीरियड में जहां विश्व पटल पर महामारी का दौर था, अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा, चाइना जैसा देश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी। ऐसी परिस्थितियों में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 220 करोड़ वैक्सीन निःशुल्क भारतीयों को देकर जीवन बचाने का काम किया। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लगातार 3 वर्षों से 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क 1 महीने में 2 बार राशन देकर प्रत्येक व्यक्ति को के जीवन की सुरक्षा करने का काम किया। हिंदुस्तान में धारा 370 35 को हटाकर जम्मू कश्मीर को भारत की एकता अखंडता के साथ जोड़ने का काम किया। 1 रैंक 1 पेंशन, 3 तलाक और 33% महिला को रिजर्वेशन देकर आधी से अधिक आबादी को सम्मान देने का काम किया। यानी भारतवर्ष की 140 करोड़ जनता आज इस बात की दोहाई देती है कि मोदी जी की पहली सरकार है जिसने देश के प्रत्येक व्यक्ति को कुछ ना कुछ देने का काम किया है। यदि मोदी की सरकार ने देश के प्रत्येक व्यक्ति को कुछ ना कुछ दिया है तो हम इस बात की अपेक्षा करते हैं। देश की जनता इस बात का आह्वान भी करती है, देश की जनता इस बात की संभावना जताती है कि 2024 का चुनाव मोदी भाजपा नहीं, देश की जनता मोदी के लिए लड़ने वाली है। हम कह सकते हैं कि 2019 से भी बेहतर परिणाम 2024 में निश्चित रूप से आएंगे। 2024 के चुनाव में क्या राहुल गांधी कुछ नुकसान पहुंचा सकते हैं? राहुल गांधी जी उत्तर प्रदेश में अपनी सीट हार गए, अब उनको रायबरेली बचाने का संकट है। दोनों सीटें फिर से कांग्रेस ने क्लियर कर दी हैं कि अमेठी से राहुल गांधी और रायबरेली से सोनिया गांधी भी हार जाएंगे इस बार। हो सकता है कांग्रेस पार्टी का उत्तर प्रदेश में इस बार खाता भी ना खुले। जिस पार्टी का बड़ा नेता उत्तर प्रदेश की धरा पर चुनाव हार सकता है, उस पार्टी का हश्र क्या होगा उत्तर प्रदेश में सहज अनुमान लगाया जा सकता है। एक एमएलए, एक एमपी, एक कोई मेयर नहीं है, कोई और जिला पंचायत नहीं है, ऐसी पार्टी जो भ्रष्टाचार परिवारवाद से हटके कभी किसी ने कोई काम किया ही नहीं, उस पार्टी को प्रदेश और देश की जनता स्वीकार नहीं करेगी। घोसी सीट जीतने के बाद अखिलेश यादव के बड़े बयान आए थे कि जनता बता रही है, तो क्या मानते हैं, क्या जनता ने कुछ बीजेपी को बताने की कोशिश की है? बिल्कुल नहीं। घोसी की जनता का फैसला सिरोधार्य है, लेकिन श्री अखिलेश यादव जी को इस पर बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है। गुब्बारे की तरह हवा निकलने वाली है आने वाले समय में। भारतीय जनता पार्टी अति उत्साह में इस सीट को हारी है, लेकिन इसके हारने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि 2024 का चुनाव इससे प्रभावित होगा। लोग इस बात को जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने आजमगढ़ में, रामपुर विधानसभा में, स्वार टांडा में कमल खिला के समाजवादी पार्टी को हराया है। जो भारतीय जनता पार्टी स्वार टांडा, रामपुर और आजमगढ़ में जीत सकती है, वो पार्टी उत्तर प्रदेश की 80 की 80 लोकसभा जीत सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद नरेंद्र कश्यप जी। तो ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री नरेंद्र कश्यप जी। ऐसी ही और खबरों को देखने के लिए बने रहिए यूथ कनेक्शन के साथ।